हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2022 का जेबीटी टेट का फुली सॉल्व क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि हम साइकोलॉजी सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन और हिंदी सेक्शन, इन सेक्शन के डिटेल्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको एक फॉर्मेट भी पता लग जाएगा, आपने अपने एग्ज़ाम्स को कैसे क्रैक करना है, किस वे में आपने उसको कंप्लीट करना है और कौन कौन से मेथड आपको हेल्प करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रेपरेशन के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन के बारे में हमें डिटेल में पता नहीं होता है, तो वहाँ पे कुछ एक ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं जब भी आपके एमसीक्यूज टाइप का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको जेपीटी टेट और कमीशन की प्रेपरेशन करवाई जाएगी। तो आज की वीडियो ना हमारी बाइलिंगुअल होने वाली है, जिसमें कि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ये हमारे से पूछा गया है यहाँ पे, प्रोग्रेसिव मैट्रिक परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने विकसित किया। इंग्लिश में जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय। आखिर जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट था वो किसने डेवलप किया, किसने वो विकसित किया था। तो ए हमारे पास दिया हुआ है रेविन, बी है हमारे पास दिया हुआ है गिलफोर्ड, सी है हमारे पास टोलमैन और डी है हमारे पास टर्मन। तो जो हमारा प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट है ये हमारा रेविन ने डेवलप किया था। तो इसका जो यहाँ पे हमारे पास सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, रेविन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे से पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा जीन पियाजे की थ्योरी से लिया गया था। आपसे कई बार ये पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे ने किसके ऊपर थ्योरी दी थी। तो जीन पियाजे ने हमारी जो थ्योरी दी थी वो दी थी हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। तो यहाँ क्वेश्चन था हमारे पास, हिंदी मीडियम में पूछा गया था। यहाँ पे जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। आखिर जो हमारे जीवन में काल होते हैं ना, जैसे कि इन्फेंसी स्टेज हो गया, चाइल्डहुड, एडल्सन, अडल्ट, इस एज में कौन सा सबसे कठिन काल है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था हमारे पास, विच स्टेज इज़ कंसिडर मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। ऐसी कौन से पीरियड है लाइफ में जहाँ पे कि हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो ए था हमारे पास इन्फेंसी स्टेज, बी है चाइल्डहुड, सी है हमारे पास एडोल्सन, एडोल्सन बोल तो किशोरी अवस्था, और डी है हमारे पास अडल्टहुड। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, एडोल्सन। क्योंकि एडोल्सन हमारी एक ऐसी स्टेज है जो कि हमारी बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड होता है हमारी लाइफ का। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। देखो, आपके पास साइकोलॉजी में बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, आपके पास जो बुक में टॉपिक्स है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ दिए जाएंगे, थोड़ा कंफ्यूज करके पूछा जाएगा, थोड़ा जो लेवल है वो हाई करके पूछ सकते हैं, पर जो क्वेश्चन है वो आपका साइकोलॉजी का कभी भी बाहर से नहीं आता। टैट दे दो, सी टैट दे दो, सी टैट में भी इवन कि सारा का सारा आपका साइकोलॉजी सेक्शन सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, फ्राइड के अनुसार इट डैश सिद्धांत पर आधारित है। जो फ्राइड है उन्होंने हमारे पास जो थ्योरी दी थी उसमें जो इट है ना, आखिर वो किसके ऊपर, किस सिद्धांत के ऊपर आधारित है। इंग्लिश सेक्शन में जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था ये था, अकॉर्डिंग टू फ्राइड इट इज़ बेस्ड ऑन डैश प्रिंसिपल। ए है सौरव, सौरव बोले तो दुख, दुख के ऊपर क्या इट हमारा बेस्ड था। फियर, फियर होता है डर, डर के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट है सी, रियलिटी वास्तविकता, और डी है प्लेजर। अब देखो, जब हम इट की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फ्राइड, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर। जो हमारा इट है वो प्लेजर के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्लेजर। प्लेजर बोले तो सुख, सुख के सिद्धांत पर आधारित है। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन आपके पास हमेशा रिपीटेड होते हैं, कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन ना रिपीटेड होता है। इस साल पूछा जाए क्या पता आपसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, विच साइकोलॉजिस्ट यूज नॉन सेंस सिलेबस एज अ लर्निंग मटेरियल। ऐसा कौन सा साइकोलॉजिस्ट था, ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने कि नॉन सेंस सिलेबस को एज अ लर्निंग मटेरियल यूज किया था। तो ये थे हमारे एबिन घोष। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, एबिन घोष। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। हमारे से पूछा गया था यहाँ पे, बुद्धि व सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। देखो, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच आखिर कैसा रिलेशनशिप पाया जाता है। पहले तो आप इस बात को याद रखना, क्या आखिर क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच रिलेशनशिप होता है। आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हो फिर आके, क्योंकि इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है आपका और क्रिएटिविटी एक ऐसा टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पीछे भी पूछे गए। जब क्योंकि हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व किया है अभी साइकोलॉजी सेक्शन के, वहाँ पूछा गया है आपके पास। ठीक है,
कई बार आपसे क्रिएटिविटी अलग करके पूछ जाती है, इंटेलिजेंस अलग करके। तो अगर कभी बाय द वे आपसे यही पूछती है कि क्या क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच रिलेशन है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आप एक कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था आखिर कितना परसेंट बोले या रिलेशनशिप है भी है कि नहीं है। तो ए है हमारे पास 0, बिल्कुल भी नहीं। बी नेगेटिव, नेगेटिव रिलेशनशिप कैसे हो सकता है आपका कभी भी किसी का बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच में। सी है हमारे पास पॉजिटिव और डी है हमारे पास नन। देखो जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पॉजिटिव, क्योंकि अगर कोई एक क्रिएटिविटी पर्सन है तो उसको इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी। किसी चीज़ को क्रिएटिव बनाने के लिए बुद्धि की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पॉजिटिव रिलेशन है इनके बीच, किसके बीच, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है ये भी। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। देखो किंडरगार्टन एक बहुत ही हमारा पॉपुलर बोले चाहे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी विधि है जो कि हमारे को किसी के द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो यहाँ पे हमारे से यही पूछा गया कि किसने इसके प्रतिपादन थे कौन। तो इसका जो प्रतिपादन थे वो थे हमारे पास फ्रेडरिच फ्रॉबल। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमारे से पूछा गया अवधान एक डैश प्रक्रिया है। बोले तो अटेंशन इज़ अ डैश प्रोसेस। जब हम अटेंशन की बात करें तो अटेंशन किस प्रकार की प्रक्रिया है, किस प्रकार का प्रोसेस है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास ए दिया गया परमानेंट। देखो आप परमानेंटली अटेंशन नहीं रह सकते किसी भी चीज़ के लिए। आपका जो अटेंशन स्पैन होता है ना वो बहुत ही कम होता है। तो परमानेंट तो आप अटेंशन कभी भी नहीं रह सकते, इसलिए परमानेंट प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। बी है टेम्परेरी। टेम्परेरी का क्या मतलब है, अभी आप परमानेंट है मतलब अटेंशन है फिर नहीं है, टेम्परेरी भी नहीं है। सी है सिलेक्टिव। सिलेक्टिव हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन, क्योंकि आपको खुद सेलेक्ट करते हैं कि आपको कब अटेंशन देना है, किस चीज़ के लिए अटेंशन देना है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है जहाँ आपको अटेंशन देना है, तो आप इसको सिलेक्ट करते हैं। तो जो हमारी अटेंशन है वो एक सिलेक्टिव प्रोसेस है, ना ही वो परमानेंट है ना ही वो टेम्परेरी प्रोसेस है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सिलेक्टिव। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन भी आपसे कभी ना कभी पूछा ही जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं कि एक बार आएगा तो उसके बाद कभी नहीं आएगा। आप इसको नोट डाउन करके रख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन क्या है, भाट्य बैटरी इज़ यूज्ड फॉर विच टेस्ट। आखिर जो हमारी भाट्य बैटरी का प्रयोग किस परीक्षण हेतु किया जाता है, कौन सा टेस्ट है जिसके लिए भाट्य बैटरी हमारे को यूज़ करनी पड़ती है। ए है इंटेलिजेंस, बी है पर्सनैलिटी, सी है क्रिएटिविटी और डी है हमारे पास एटीट्यूड। तो भाट्य बैटरी का टेस्ट हमारा जो यूज्ड होता है वो हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए यूज़ होता है। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इंटेलिजेंस। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे से पूछे गए थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज़। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आखिर जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, जो हम बच्चों का एजुकेशन दे रहे हैं, आखिर क्यों दे रहे हैं, उसका आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमारे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए है लाइवलीहुड, कि अपना जीवन जी ले इसलिए हम उसको एजुकेशन दे देते चलो। बी है लर्निंग राइटिंग एंड रीडिंग, रीडिंग और राइटिंग किस तरीके से की जाती है ये सिखाने के लिए हम उसे एजुकेशन दे रहे हैं। सी है हमारे पास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसका बौद्धिक विकास कर लेना सिर्फ। और डी है हमारे पास ऑल राउंड डेवलपमेंट, जो बच्चा है उसको पूरी तरीके से उसका डेवलपमेंट करना, वो चाहे इंटेलिजेंस का टेस्ट डेवलपमेंट करे, चाहे फिज़िकली करे, चाहे मेंटली करे, चाहे सोशली करे, सब का डेवलपमेंट करना। तो जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का वो यही है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ना कि सिर्फ हमारा बौद्धिक का विकास कर लेना, लिखना पढ़ना ही सिर्फ बच्चे को आना चाहिए ये भी नहीं है, और वो सिर्फ जीवन ही जिए इसके लिए भी नहीं है। ताकि कि उसका पूरी तरीके से डेवलपमेंट होए, वो सब चीज़ों को अच्छे से समझे, किस तरीके से जीना है, किस तरीके से लाइफ को सर्वाइव करना है। तो इसलिए हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए जो एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वो है हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो यहाँ सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे, कि आखिर मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज़ ऑल्सो नोन एज। जो मैस्लो की थ्योरी आखिर वो और किस नाम से जानी जाती है। ए है थ्योरी ऑफ ड्राइव, बी है थ्योरी ऑफ नीड, सी है हमारे पास थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस और डी है हमारे पास थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। जो मैस्लो की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है वो हमारी थ्योरी ऑफ नीड से भी जानी जाती है। तो
तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो ऑप्शन नंबर बी, थ्योरी ऑफ नीड्स। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये हमारे से यहाँ पे। अचीवमेंट, रिलेशनशिप, पावर आर डैश काइंड ऑफ मोटिव्स। आखिर जो उपलब्धि है, संबंध है, शक्ति है, डैश प्रकार की अभिप्रेरक है। आखिर किस तरीके की मोटिव्स मिलती है इससे हमारे बच्चों को, ठीक है, किस प्रकार का है मोटिव्स है, किस काइंड का है। तो ए है बायोलॉजिकल, बी है एनवायरमेंटल, सी है इमोशनल और डी है साइकोलॉजिकल। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, एनवायरमेंटल। अचीवमेंट, रिलेशनशिप, पावर आर एनवायरमेंटल काइंड ऑफ मोटिव्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे से यहाँ पे पूछे गया है वो है हमारे पास, लर्निंग इज़ अ मॉडिफिकेशन इन अ बिहेवियर विच इज़ रिलेटिवली। जो लर्निंग बोले तो वो हमारा क्या है, बिहेवियर में एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है। जो हमारा बिहेवियर है उसको मॉडिफाई किया जाता है। तो वो किस तरीके का होता है। ए है टेम्परेरी, बी है हमारे पास परमानेंट, सी है कंट्रोल्ड और डी है अनकंट्रोल्ड। देखो जब हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो गया लर्निंग के द्वारा, सीख के अधिगम के द्वारा हमने अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर दिया है, अच्छे से समझ लिया सब चीज़ों को, किस तरीके से लर्निंग हुई है हमारी, तो वो सब हमारा क्या है, परमानेंट है। क्योंकि हमने परमानेंटली जो हमारा बिहेवियर है वो तो चेंज हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है लर्निंग के द्वारा, अधिगम के द्वारा। जितना भी हमारा व्यवहार था वो तो परिवर्तित हो चुका है, तो वो हमारा परमानेंटली हो चुका है। तो जो ये यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, परमानेंट। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन बोलेंगे इसको हम, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास, चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड डैश। जो बालक का विकास हो रहा है वो आखिर किसके अंतक्रिया का परिणाम है, अनुवांशिकता व डैश। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है फिजिकल डेवलपमेंट, बी है मेंटल डेवलपमेंट, सी है मोरल डेवलपमेंट और डी है एनवायरनमेंट। तो देखो जब भी बच्चे की डेवलपमेंट होगी तो वो हमारा जो प्रोडक्ट का ऑफ इंट्रैक्शन होगी वो हमारी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की होगी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, एनवायरनमेंट। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये भी, इसको भी आप नोट डाउन कर देना, क्योंकि कई बार ना छोटे छोटे क्वेश्चन हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे से पूछा गया था यहाँ पे, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस। आखिर मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि का सम प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था, किसने हमें कॉन्सेप्ट दिया था ये, तो ये हमारा थॉर्नडाइक का कॉन्सेप्ट था। थॉर्नडाइक ने हमें दिया था कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक। तो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन हमारे से पूछे गए थे यहाँ पे, व्हेन टू ऑपोजिट मोटिवेशन अराइज एट द सेम टाइम एंड व्हेन देयर सेटिस्फैक्शन एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। जब दो विरोधी प्रेरणा एक ही समय में उत्पन्न हो और एक ही समय में जो हम चाहे संतुष्टि चाहे तो उसे क्या कहेंगे। ए है हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में फ्रस्ट्रेशन, और बी है हमारे पास दिया हुआ कॉन्फ्लिक्ट, सी है हमारे पास मोटिवेशन और डी है हमारे पास स्ट्रेस। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कॉन्फ्लिक्ट। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा पर्सनैलिटी से आया हुआ है। तो ये आपके पास फर्स्ट ईयर में 4th यूनिट है जो पर्सनैलिटी वाले, जहाँ से आपके पास हर साल क्वेश्चन आते हैं। देखो जो क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का ज़्यादातर मोटिव से यही होता है कि हमारे को ये पता चले आखिर किस तरीके के क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक हमारे पास रिपीटेड है। तो पर्सनैलिटी वाले एक ऐसा टॉपिक है जो रिपीटेड है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करना। तो जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पूछा गया था, विच इज़ नॉट अ पर्सनैलिटी टेस्ट, कौन सा हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं है। तो ए हमारे पास दिया हुआ था यहाँ पे रोशा टेस्ट, और बी है हमारे पास दिया हुआ 16 PF क्वेश्चनेयर, और सी है हमारे पास दिया हुआ टैट, और डी है हमारे पास दिया हुआ बिने साइमन स्केल। तो जो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर डी, बिने साइमन स्केल। तो अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारे से पूछा गया था। यहाँ हमसे पूछा गया था, हु गेव द थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत किसने दिया।
इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास बहुत बार पूछे गए कि आखिर किसने कौन सा सिद्धांत दिया है या किसके प्रतिपादन कौन है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की थ्योरी थी ये हमारे को एरिक्सन ने दी थी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। When was first psychological lab established in India? भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक की प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी? तो ये हमारी हुई थी 1916 में। इसका सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 1916। और यहीं से आपके पास एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि आखिर कहाँ पे स्थापित हुई थी सबसे पहले। तो ये हमारी कोलकाता में स्थापित हुई थी। जो हमारी फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो भी इंडिया की बात हो रही है, ये याद रखना आपको। इंडिया की बात हो रही तो 1916 में हुई थी और हुई थी हमारी कोलकाता में। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। ये हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, जिसकी पर्सनैलिटी वाला था हमारा इसमें एक चाइल्ड सेंटर्ड वाला है, क्योंकि टॉपिक जो होते हैं ना उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गया है हिंदी मीडियम में हमारे पास वो पूछे गए, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। आखिर जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन थी वो किस थिंकर के द्वारा एडवोकेटेड की गई थी। तो क्वेश्चन जो हमारे से पूछा गया था इंग्लिश मीडियम में वो था, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर। तो जो हमारी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन थी वो हमारी दी गई थी जॉन डेवे ने। जो जॉन डेवे थे वो उसके समर्थन थे, उनके द्वारा एडवोकेटेड की गई थी। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया था हमारे पास। तो ये हमारे एक प्याजे की थ्योरी, आपको पता है एक जो प्याजे है वो हमारे एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने बहुत ही बड़ा मतलब थ्योरी दी थी हमारे पास, किसके ऊपर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने वर्क किया हुआ है। तो प्याजे की थ्योरी ही हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर है हमारा। तो क्वेश्चन जो हमारे से पूछा गया यहाँ पे वो पूछा गया कि प्याजे विच स्टेज इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। आखिर प्याजे की कौन सी अवस्था मूर्त और तर्क चिंतन से संबंधित है। ए है हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज। देखो सेंसरी मोटर स्टेज नहीं है, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा क्या है अपने सेंसेस के थ्रू समझता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे 5 सेंसेस है जो कि मेनली है, वैसे 6 है पर जो 5 से मेन सेंसेस है उसके थ्रू जो बच्चा है सबसे पहले चीज़ों को समझता है। और लॉजिक वगैरह तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये वाली अवस्था ही हमारी बर्थ से लेकर 2 साल तक की होती है। नेक्स्ट बात करें तो प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में भी जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि इस स्टेज में सिर्फ बच्चा क्या है लैंग्वेज को डेवलप करता है और ईगोसेंट्रिक हो जाता है थोड़ा इस स्टेज में बच्चा। और जो इसकी स्टेज है ये चलती है हमारी 2 से लेकर 7 वर्ष तक की होती है। सी है हमारे पास दिया हुआ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। हाँ जी, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है यहाँ पे बच्चा हमारा एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग थोड़ी बहुत उसकी स्टार्ट हो जाती है। और डी है हमारे पास दिया हुआ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में क्या है बच्चा कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में समझता है, हाइपोथेसिस के बारे में समझता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाती है। जो हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ना यहाँ पे जो बच्चा है तो वो एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग के बारे में समझता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे आईक्यू टेस्ट के बारे में पूछे गए। आईक्यू टेस्ट के रिगार्डिंग आपके पास हर साल क्वेश्चन आते हैं। कई बार आपसे फार्मूला पूछा जाता है, कई बार आपको आईक्यू निकालने को बोला जाता है, या कुछ भी आपको क्वेश्चंस में दिया जाता है फार्मूला के रिगार्डिंग आपको निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमारे से पूछा ही गया था क्वेश्चन नंबर 21 में, अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स स्कोर 75 इन आईक्यू टेस्ट, हिज मेंटल एज विल बी डैश ईयर। क्या एक बच्चा है जिसकी आयु कितनी है 16 वर्ष है। बच्चे की जो आयु है वो हमारे को दे रखी है 16 वर्ष, और जिसकी बुद्धि लब्धि बोले आईक्यू है वो है हमारे पास 75। और निकालने को क्या बोला है हमारे पास यहाँ पे मेंटल एज निकालने को बोली है। तो इसको हम एक फार्मूले के थ्रू समझेंगे। तो आइए वीडियो में समझते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला है वो है आईक्यू टेस्ट निकालने का। जो आईक्यू टेस्ट कैसे निकलता है, आईक्यू टेस्ट निकलता है हमारा आईक्यू इक्वल टू MA/CA इंटू 100। MA क्या है हमारा मेंटल एज और CA हमारा क्रॉनिकल एज।
अब देखो जो हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया निकालने को, वो पूछा गया है हमारे पास मेंटल एज, बच्चे की क्या निकालनी है हमारे को, मेंटल एज कितनी है। तो आईक्यू हमारे पास दे रखा है 75। कई बार आपको आईक्यू निकालने को बोलते तो एम में दे रखा होता है, मतलब मेंटल एज दे रखी होती है, पर यहाँ पे हमारे को मेंटल एज निकालनी है तो हमारे आईक्यू दे रखा है कितना, 75 इक्वल टू एम में बोले तो मेंटल एज हमारे को निकालनी है, तो ये हम एम में लिखेंगे अपॉन 16 जो क्रोनिकल एज थी वो हमारे को दे रखी थी 16 बच्चे की जो क्रोनिकल एज है इंटू 100। अब हम एम में को अरे ला लेंगे और 75 इंटू 16 अपॉन 100 हो जाएगा। जब हम 75 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनता है 1200 अपॉन 100। तो डिवाइड करने पे 0 से 0 कैंसिल हो गए तो हमारे पास बच के नॉर्मली 12। तो जो हमारे पास आंसर आया है वो है 12। इसका मतलब जो एक बच्चे की मेंटल एज है यहाँ पे वो हमारे पास 12 वर्ष है और जो उसकी क्रोनिकल एज है वो है उसकी 16 वर्ष। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन आया है वो ऑप्शन नंबर सी 12 ईयर। तो बच्चे की मेंटल एज है हमारे पास 12 ईयर्स। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये हमारा सीसीई से आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास सीसीई। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएशन कम्स इन द कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। आखिर कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के अंदर कौन सी चीज़ आती है हमारे पास जो नीचे दिए हुए फॉलोइंग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास दिया हुआ ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट, सिर्फ फॉर्मेटिव असेसमेंट से आती है। बी है हमारे पास दिया हुआ ओनली सुमेटिव असेसमेंट, क्या सिर्फ सुमेटिव असेसमेंट से आती है। सी है हमारे पास नाइदर फॉर्मेटिव असेसमेंट नॉर सुमेटिव असेसमेंट, ना ही फॉर्मेटिव असेसमेंट आती है ना ही सुमेटिव असेसमेंट आती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में फॉर्मेटिव और सुमेटिव असेसमेंट ना हो ये बिल्कुल भी नहीं है। और डी है हमारे पास दिया हुआ बोथ फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव असेसमेंट, तो ये हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर दोनों चीज़ें आती है, वो चाहे हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हो चाहे सुमेटिव असेसमेंट्स हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब हम ट्रेड्स ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं आखिर उनके किस प्रकार के गुण होते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका ऐसा नहीं है कि जो बाहर से आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास HP टेट में बहुत बार पूछा जाता है। और साथ ही साथ जो ये क्वेश्चन है आपका, ये आपके पास सेकेंड ईयर में है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स के बारे में वहाँ पे बात हुई हुई है, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं आखिर वो किस प्रकार के होते हैं। ए हमारे पास दिया हुआ यूज़ मोर कॉमन सेंसेस, जो उनकी सामान्य बुद्धि का वो अधिक प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो गिफ्टेड हो गए, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपनी जो है सामान्य बुद्धि का यूज़ करते हैं। बी ए हमारे पास बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट मैटर, हाँ जी वो विषय वस्तु को भी समझने की क्षमता रखते हैं, वो अच्छे से किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, ये भी ठीक बात है। सी हमारे पास दिया हुआ है हैव टेंडेंसी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वो हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है उसके बारे में भी जानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनकी हाई लेवल की होती है, ये भी सही बात है। और डी हमारे पास ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। ये जितने भी हमारे पास ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दिए गए हैं ये सब के सब गिफ्टेड स्टूडेंट की एक विशेषताएं है, उनके गुण है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24 की, जो हमारे से पूछा गया है यहाँ पे वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समाजीकरण से आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ए है कंप्यूटर, बी है आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज, सी है हेरिडिटी और डी है फैमिली। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी फैमिली। जो फैमिली है वो हमारी प्राइमरी एजेंसी है हमारे सोशलाइजेशन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे से पूछा गया है, अ टीचर मेक यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ टास्क टू कैटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ हर लर्नर्स, शी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय। एक अध्यापिका है जो कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ टास्क का यूज़ करती है अपने लर्निंग स्टाइल को डिफरेंट बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, जिससे कि बच्चे आसानी से सब चीज़ को सीख सकें। तो वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस की गई है, किसके द्वारा वो प्रभावित हुई हुई है। ए है हमारे पास दिया हुआ गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बी है कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी
और सी है हमारे पास दिया हुआ वाइगॉस्की सोशल कल्चर थ्योरी और डी एन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के द्वारा ही वो प्रभावित हुई, जिसके कारण वो बच्चों को अलग अलग तरह से बच्चों को पढ़ा रही है। जो उनका पढ़ने का स्टाइल है वो अलग अलग तरीके का है, मेथड्स का यूज़ कर रही है। तो इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 हमारे से पूछा गया है, ऑन विच डेवलपमेंट इज जीन पियाजे थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बेस्ड। तो जो हमारे जीन पियाजे थे ना, उन्होंने क्या बालक का विकास का सिद्धांत किस विकास पर आधारित है। आखिर उन्होंने किसके ऊपर जो हमारे को थ्योरी दी थी, ये बात मैंने इससे पहले भी आपको कही थी। ए है सोशल डेवलपमेंट, बी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सी है हमारे पास दी हुई बायोलॉजिकल डेवलपमेंट और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखो पियाजे ने जो कार्य किया था वो इंसान के संज्ञानात्मक विकास के ऊपर किया था, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27 जो हमारे से पूछा गया है, वो है डेवलपमेंट इज अ डैश प्रोसेस। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ भी एक ऐसा टॉपिक है आपके पास जिसके रिगार्डिंग आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इसके पास आपके पास। डेवलपमेंट किस प्रकार का एक प्रोसेस है, लिमिटेड नहीं है। और बी था हमारे पास कॉन्टिन्यूस, और सी है हमारे पास पॉजिटिव, और डी है जनरल। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टिन्यूस। जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ऐसे नहीं कि जो रुक जाएगी। जो ग्रोथ है वो कुछ समय के बाद आपकी रुक सकती है। बच्चे की जो हाइट होगी, देखो ग्रोथ होती है, ग्रोथ के अंडर आती है जो हाइट भी कह रही होती है, तो थोड़े समय के बाद रुक जाती है। पर जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो निरंतर प्रक्रिया, वो चलते रहेगा। इसीलिए यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमारे से पूछा गया था, टू राइट डाउन द बिहेवियर दैट हैपन ऑन द स्पॉट इज दैट ऑर्डर इज कॉल्ड। मौके पर ही कोई घटना को हम किसी व्यवहार को उसी क्रम पे लिख रहे हैं तो उसको क्या कहलाएगा। ए है हमारे पास दिया हुआ रिफ्लेक्टिव जनरल्स, बी है हमारे पास दिया हुआ ऑब्जर्वेशन, सी है हमारे पास नरेटिव्स और डी है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, नरेटिव्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हमारे से पूछे गए यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट इज़ अ मेथड ऑफ टेस्टिंग। आखिर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किस चीज़ की टेस्टिंग होती है। क्या रिजल्ट, ए हमारे पास दिया हुआ रिजल्ट, क्या रिजल्ट की टेस्टिंग होती है। बी है हमारे पास दिया हाइपोथेसिस, क्या हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है। सी है एनालिसिस, क्या एनालिसिस की टेस्टिंग होती है। डी है हमारे पास सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट की टेस्टिंग होती है। तो जो एक्सपेरिमेंट जो मेथड है, जब हमारी उसमें टेस्टिंग होती है तो हमारी हाइपोथेसिस की होती है, परिकल्पनाओं की होती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथेसिस। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारे से यहाँ पे साइकोलॉजी सेक्शन में पूछा गया है वो है हमारे पास, द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस एंड द लर्निंग सिचुएशन आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ। आखिर ये किसके मुख्य पहलू है, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग सिचुएशन। ए हमारे पास दिया हुआ है फिलॉसफी, बी है हमारे पास साइकोलॉजी, सी है हमारे पास मैथमेटिक्स और डी है हमारे पास एजुकेशन साइकोलॉजी। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 था हमारे पास, 5 रुपीज़ डैश एन एक्सेसिव प्राइस फॉर दिस पेन। तो यहाँ पे आएगा इज 5 रुपीज़ इज़ एन एक्सेसिव प्राइस फॉर दिस पेन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और जो क्वेश्चन नंबर 32 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। 2 and 2 मेक 4 होता है, मेक्स नहीं होता। कई बार ना बच्चे मेक्स लगा लेते हैं, बट यहाँ मेक होता है। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 and 2 डैश 4, मतलब 2 and 2 मेक 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है आपसे, ठीक है। पिछली बार जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन पेपर कराया उसमें आपके पास एक बार तो ये क्वेश्चन आ चुका है और एक बार फिर से आगे देखो आज, मनी मेक्स द डैश गो मीन्स मनी मेक द मेयर गो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। तो ये जो तीनों क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 और 35, इसमें चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर्म इन द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे आपके पास आर्टिकल से क्वेश्चन आए, हर साल आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं और बहुत क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। आपको पता है हमारे पास 3 आर्टिकल है, द, एन और अ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, ही इज डैश वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। तो जो वाइजेस्ट है ये हमारा है, जो वाइज है ना मतलब बेस्ट पर्सन बोलेंगे, ठीक है ना। तो जो एडजेक्टिव है ये एक तरीके का, तो जब एडजेक्टिव होता है तो हमारा द लगता है, एडजेक्टिव से पहले हमेशा द लगता है। तो यहाँ पे ही यहाँ लगेगा हमारा, ही इज़ द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास।
तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल सही है। तो अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, इट टुक मी डैश आर टू रीच होम। तो यहाँ पे हमारा एन लगेगा। एन क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे हमारी वॉल्स के साउंड आ रहे हैं। तो आपको पता है हमारे पास इंग्लिश में 5 वॉल्स है, ए ई आई ओ यू। यहाँ पे जो एच है वो साइलेंट है, ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ एन लगा है। तो या तो आपके वॉल्स की साउंड आएगी या वॉल्स आपके पास हो गए ए ई आई ओ यू से लेटर लिखा होगा, तो आपका एन लगता है। ये बात आपको बहुत पहले से पता है। बाकी जो हमारे रूल आर्टिकल्स के वो आपको करा दिए जाएंगे। तो अगर बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा है मॉडल से। मॉडल से आपके पास हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 38 तक आपके पास मॉडल से, चूज द सुटेबल मॉडल फॉर द गिवन चॉइस फॉर द ब्लैंक स्पेस। तो क्वेश्चन नंबर 36 है आपके पास, डैश यू स्पीक फॉर 2 आर एट अ स्ट्रेच। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन होगा पूछा हुआ है, साथ में यू से पहले हमेशा कैन यू आता है, तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वी डैश ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी आपके पास ऐसा आ जाए, ओबे वाले शब्द आ जाए, मतलब यहाँ मस्ट जरूर लगेगा। मस्ट का मतलब तो आपको करना ही करना पड़ेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स वगैरह है उनका पालन आपको करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा, वी मस्ट ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत बार रिपीटेड हुआ है, डैश गॉड ब्लेस यू विद विजडम। तो जब भी आप किसी के लिए प्रे करते हो तो आप मे लगाते हो, मे गॉड ब्लेस यू विद विजडम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। तो मॉडल्स वाला टॉपिक हमारे यहाँ क्लियर हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 39 और 40 आपका है वॉइस से। तो मतलब यहाँ पे चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉइस की चूज करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, ही रीड्स अ बुक। तो देखो एस और ई एस लग जाए तो वो आपका होता है प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एस लगा था तो आपका जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है न, उसमें आईएनजी यूज़ नहीं होगा। इसका मतलब है अ बुक इज़ रीड बाय हिम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अगर आपके पास एस लगा हो या ई एस लगा होगा ना, आपके जो प्रिंसिपल वर्ड्स हो गए, तो मतलब वो आपका प्रेजेंट पे चला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल इनवाइट हिम टू टी। तो यहाँ पे देखो जो आपके पास हिम है, हिम का हमारा ही में कन्वर्ट हो जाता है और हर हमारा शी में हो जाता है, शी हमारा हर में और ही हमारा हिम में। तो यहाँ पे आपको जो है ये मतलब बनाना होगा कि ही विल बी इनवाइटेड टू टी बाय मी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्योंकि हिम का हमारा ही बन जाता है और आई का हमारा मी बन जाता है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है जो फर्स्ट वर्ड है वो आपको हमेशा लास्ट में आता है। तो मतलब जो मी वाले शब्द है वो आपके बनेंगे, हिम और हिम तो पहले कैंसिल हो गए। तो बचा था हमारे पास ए और बी। तो जब भी आपके पास विल आता है तो विल बी आएगा। तो विल बी वाला बिल्कुल सही होता है, कहीं पे भी आप देख लोगे। तो यहाँ पे ही विल बी इन्वाइटेड टू टी बाय मी। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। बाकी इसके रूल्स आपको करा दिए जाएंगे मेगा प्रैक्टिस सेट में। तो नेक्स्ट के क्वेश्चन नंबर 41 टू 42 आपके पास आए हुए हैं कनेक्टर से, बोले तो कॉन्जुगेशंस। इसमें आपको कनेक्ट करने होते हैं वर्ड्स। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 41 आपके पास, यू आर डैश अ राइटर डैश अ टीचर। तो इसमें क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। यू आर बोथ अ राइटर एंड अ टीचर। अगर कभी भी ऐसे शब्द आ जाए यू आर अ बोथ, तो उसके बाद आपका हमेशा एंड लगता है। इस बात को आपने याद रखना, यू आर बोथ अ राइटर एंड अ टीचर। तुम एक अध्यापक भी हो, साथ ही साथ एक लेखक भी हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, रन फास्ट डैश यू शुड मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास लिस्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रन फास्ट लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आए हुए हैं नंबर से। तो क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44 है, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म द गिवन ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 43 में आपके पास बताना है प्लूरल ऑफ ए पोथ। जब भी आपके पास लास्ट में सी एच होता है, एस एच होता है या एक्स होगा या एस होगा, तब आपका हमेशा ई एस लगता है। तो यहाँ पे लास्ट में था सी एच, तो सी एच था तो मतलब लास्ट में लगा ई एस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। इसके भी रूल्स है वो आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना बस इतना रूल आपने, अगर लास्ट में आपके पास किसी भी वर्ड में सी एच आ रहा होगा या एस एच आ रहा होगा या एक्स होगा या एस होगा, तो वहाँ पे लास्ट में आपको ई एस लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 भी आपके पास ये नंबर से है प्लूरल। तो इसमें बताना आपने प्लूरल ऑफ निग्रो। तो निग्रो में लास्ट में क्या है, ओ। जब भी आपके पास सिंगल ओ होगा किसी वर्ड में तो आपका ई एस लगता है। अगर आपके पास डबल ओ होता है तो आपके पास एस लगता है नॉर्मली। तो यहाँ पे लग रहा है निग्रोस, ई एस लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इसको भी आपने याद रखने लेना। सिंगल ओ होगा लास्ट में तो ई एस लगेगा, अगर डबल ओ होगा तो आपके पास सिंपली एस लगेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके ये आए हुए प्रोवर्ब से। प्रोवर्ब से बहुत बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 और 46 दोनों प्रोवर्ब से है। तो क्वेश्चन नंबर 45 आपके पास, गॉड हेल्प्स दोज हु डैश हेल्प देमसेल्फ। तो इसमें क्या है, हेल्प, भगवान उसी की सहायता करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ये भी आपका प्रोवर्ब से ही आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका, वेयर देयर इज़ अ विल देयर डैश अ वे। तो यहाँ पे आएगा इस, मतलब ऑप्शन नंबर बी, जहाँ चाहा वहाँ रहा। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो ऐसे आपसे बहुत इजी पूछ जाते हैं प्रोवर्ब से, जो कि आपने पहले के पढ़ रखे होते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरीज ज़्यादातर होते थे ना, वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो बहुत ईजी आता है ये क्वेश्चन आपका, जो ये वाला सेक्शन होता है प्रोवर्ब का, और इसको आप इजीली कर सकते हो। बाकी आपको इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स करा दिए जाएंगे जब भी आपका मेगा प्रैक्टिस सेट होगा। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 और 48, यहाँ पे आपको नरेशंस के बारे में पूछे गए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 47 आपके पास, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास में आपके अब वो शुरू हो गया, आई हैव अ फ्रेंड इन शिमला। तो यहाँ पे आएगा, सेड का बन जाता था टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट। आई का क्या बन जाएगा, ही, और हैव का बन जाएगा हैड, ही हैड अ फ्रेंड इन शिमला। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सभी को पता है सैड जब हम चेंज करते हैं तो वो टोल्ड में बन जाता है। और अगर हम आई की बात करें तो आई हमारा यहाँ पे ही में कन्वर्ट हो गया, और हैव हमारा हैड में। तो ऑप्शन नंबर ए जो था ये, ही टोल्ड मी दैट ही हैड अ फ्रेंड इन अ शिमला। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 48 थे हमारे पास, शी सेज टू मी आई वॉज अनवेल। मतलब वो मुझे कह रही थी कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो शी का तो शी रहेगा, ठीक है। जो सेज होता है वो टेल में कन्वर्ट हो जाता है, तो टेल्स। तो देखो दो ऑप्शन में आपको, टेल्स है बी और सी में। और टू कभी भी नहीं आता, टेल्स टू मी नहीं होता, शी टेल्स मी होता। तो ये तो बिल्कुल ही क्लियर होगा, तो बी वाला बिल्कुल सही है। शी टेल्स मी दैट, आई कन्वर्ट हो गया शी में, क्योंकि उसने कहा था। तो किसने कहा था, वो लड़की थी, तो लड़की को हम शी यूज़ करते हैं। वॉज अनवेल, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। शी टेल्स मी दैट शी वॉज अनवेल। बाकी इसके जो रूल होते हैं ना, 5-6 रूल है, वो आपको करा दिए जाएंगे, आपने टेंशन नहीं करनी है। आपका जितना भी इंग्लिश सेक्शन है ना, वो बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि इसके जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स है वो आपको मैं करा दूंगा धीरे धीरे करके। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं प्रपोजिशन वाला टॉपिक से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 है आपके पास, आई हैव लिव्ड हेयर डैश मैनी डेज। जब आपके पास डेज के नाम आ गए ना, मतलब मैनी डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, तो आपका फॉर लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर मैनी डेज। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 50 है, आई एम बिजी डैश डाउन टू डस्क। आई एम बिजी फ्रॉम डाउन टू डस्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, फ्रॉम। नेक्स्ट बात करें, ही जंप्ड द वेल। तो जंप्ड द वेल मतलब ऊपर से जंप किया। जब हम ऊपर से जंप करने की बात करते हैं, ऊपर से कोई गया है, तो वो होता है हमारा इनटू। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ही जंप्ड इनटू द वेल। तो अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 और 53, यहाँ पे आपके पास ऑपोजिट मीनिंग से क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन है आपके पास, चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। जो कैपिटल लेटर में आपका प्रिंट हुआ है, उनके ऑपोजिट वर्ड्स बताने हैं आपके। और ये जो दोनों के दोनों ऑपोजिट वर्ड्स है, ये आपके 2020 में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है। तभी मैं बोलता हूँ ऑपोजिट वर्ड हो गए, सिनोनियम्स हो गए, करेक्ट स्पेलिंग हो गई, इन चीज़ों को आप जितना मर्जी हो सके लिख लेना, क्योंकि ये रिपीटेड होते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, होप। होप आपको कहता है कोई आशा रखना कि ऐसा होगा, और इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है डिसअपियर, मतलब निराशा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो वर्चू का होता है वाइस। वाइस वर्चू, कई बार वाइस दिया जाता है, तो वाइस का ऑपोजिट होता है वर्चू। वर्चू का ऑपोजिट होता है वाइस। ये भी आपके पास पूछा गया था 2020 में, ये दोनों के दोनों आए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 और 55 है आपके पास, आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएटिव अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 54 है आपके पास, आई डैश गो देयर, मतलब आई कैन नॉट गो देयर। आई के साथ हमेशा ज़्यादातर कैन ही यूज़ होता है। इस चीज़ को आप जितना याद रखोगे, या इसको लॉजिक बोल सकते हो आप, मतलब कि, या फिर कोई तुक्का बोल सकते हो। अगर आपने आई के साथ देखना तो ज़्यादातर कैन यूज़ होता है, आई कैन नॉट गो देयर। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो वी डैश सर्व आवर पेरेंट। तो वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट, वैसे मस्ट भी आता है और ऑट टू, बट अगर आपका ऑट टू दे रखा होता तो उसको आपने टिक करना है, क्योंकि ऑट टू एज कम्पेयर टू मस्ट ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो ऑट टू यहाँ पे आएगा, तो वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट्स। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 56 टू 58, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन ऐसे है ना, दो स्पेलिंग्स जो कि आपकी रिपीट हो चुकी है। तो देखो कितना फ़ायदा होगा अगर आप इनको लिखोगे। दो स्पेलिंग रिपीट हो गई, दो आपके ऑपोजिट वर्ड्स
के मीनिंग जो होते हैं वो रिपीट हो गए, तो कितनी हेल्प मिल गई आपको। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 56 डिसिप्लिन, ये भी आपके पास आ चुका है पहले। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डिसिप्लिन, DISCIPLINE। तो ये आपकी सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट बात करें तो ये आपकी परफॉर्म, परफॉर्म की स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, PERFORM, परफॉर्म की यही स्पेलिंग होती है और ये भी आपके पास रिपीट हुआ है। और डिसिप्लिन की स्पेलिंग ये भी आपके पास रिपीट हुई हुई है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 58 आपका डिसिपल, तो इसकी जो स्पेलिंग है वो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, DISCIPLE। तो इन स्पेलिंग को आप नोट डाउन कर लेना, बहुत हेल्प करेगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन नंबर 59 और 60 है, इसमें आपको सिनोनिम्स है मतलब सेम मीनिंग्स बताने हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड इन अ कैपिटल लेटर। जो आपका कैपिटल लेटर में लिखे इनके सेम वर्ड्स को बताना है। तो नीट का होता है आपका इनबॉर्न, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन भी आपके पास पूछा जा सकता है इस बार भी। नेक्स्ट है कोप, कोप का जो सेम मीनिंग होता है वो तो मैनेज करना किस चीज़ को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। पहला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पे हिंदी सेक्शन में पूछा गया था वो था, गंगा गे गंगा दास जमुना गे जमुना दास का अर्थ है। तो जो अर्थ वाले क्वेश्चन है बहुत बार पूछे जाते हैं। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, गंगा गे गंगा दास जमुना गे जमुना दास, ये क्वेश्चन आपके पास पीछे भी आ रखा है और क्वेश्चन पेपर में, मतलब कि जो आपके शायद से 14 या 15 का है जो उसमें भी आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या पता रिपीटेड हो जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को आपने लिख लेना। तो क्वेश्चन था, गंगा गे गंगा दास जमुना गे जमुना दास का अर्थ, तो इसका मतलब होता है जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत ना हो। ऐसा कोई चीज़ जिसका दृढ़ सिद्धांत ना हो उसके लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, गंगा गे गंगा दास जमुना गे जमुना दास। तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, इसको हमने फिल करना है। ये है, सत्य और अहिंसा का डैश संबंध है। तो हमें बताना कि आखिरकार जो सत्य और अहिंसा होता है उसके बीच किस तरीके का संबंध होता है। तो जो हमारा सत्य और अहिंसा के बीच हमारा घनिष्ठ संबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तो जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए कि सत्य और अहिंसा का डैश संबंध है, तो उसके बीच हमारा घनिष्ठ संबंध होता है, बहुत ही गहरा। नेक्स्ट बात करें तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। ज़्यादातर ना आपसे भेदों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आप पढ़ोगे ना, तो कि किसके कितने भेद है, कर्म के कितने भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, शब्द के कितने भेद है, और ओके संज्ञा के कितने भेद है, सर्वनाम के कितने भेद है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। तो इसको आपने याद रखना। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो हमारे 2 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है ये हमारा लिंग बदलो से है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं कि लिंग बदलो, वचन बदलो, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, ये हिंदी के ऐसे मेन टॉपिक्स है ना जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको ध्यान में रखोगे तो कभी भी पूछा जाए तो आप इजीली इसको कर सकते हो। तो क्वेश्चन पूछा गया, लिंग की दृष्टि से जो दही है वो क्या है। तो जो अगर हम बात करें लिंग की दृष्टि से जो दही है वो हमारी पुल्लिंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट है। जब भी आपसे कभी ऐसा पूछा जाए कि लिंग की दृष्टि से जो दही है वो क्या है, तो वो आपका पुल्लिंग है। इसको आपने ध्यान में रखना। अगर कभी भी टैट में पूछा जाए तो सीधे आपने पुल्लिंग के ऊपर टिक लगा लेना, और इससे क्या है कि आपका एक टाइम भी बच जाएगा, वरना सोचने में टाइम व्यर्थ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ये लिंग बदलो से ही आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको प्लीज़ आपने पढ़ के जाना, ठीक है। तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही है। नेक्स्ट बात करें जो क्वेश्चन नंबर 67 आपसे पूछा गया, ये है, देवनागरिक हिंदी व संस्कृति के अतिरिक्त अन्य किस भाषा की लिपि है। तो जो हमारी मराठी और नेपाली है वो भी हमारी देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि देवनागरिक लिपि में और कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाती है, तो वो हमारी हिंदी होगी, संस्कृत, मराठी व नेपाली। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपने ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत किसके भेद हैं। तो ये हमारे स्वर के भेद है, ना कि व्यंजन के। संधि के तो पहले ही नहीं है, वर्ण के तो स्वर और व्यंजन भेद है 2, और स्वर के भेद है ये आगे के, जो कि हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और प्लुत स्वर होते हैं। ह्रस्व की बात करें तो जिसमें हमारा सबसे कम समय लगता है, जैसे कि अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। दीर्घ की बात करें जिसमें हमारा दुगना समय लगे, तो ये वाले शब्द हमारे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये वाले शब्द आएंगे। और प्लुत जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि ओम, हे राम, इस तरीके के शब्द हमारे प्लुत में आते हैं। तो इनको भी आपने ध्यान में रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी वर्ण से आया। देखो जो वर्ण वाला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला टॉपिक मैंने आपको करा दिया है। जो जिसने ये वीडियोस नहीं देखी है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है, और इससे पहले मैंने आपको साइकोलॉजी सेक्शन पूरा कंप्लीट करवा दिया है और वो भी वीडियोस आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो ये हमारे स्वर होता है। जो स्वर होते हैं उनको किसी अन्य वर्णों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, और जो व्यंजन है वो हमारे स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते। यहीं से एक और क्वेश्चन बन गया आपसे, अगर आपसे कई बार पूछा जाए कि हिंदी में ऐसे क्या चीज़ें हैं, मतलब कौन से वर्ण है जो हमारे स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं, तो वो हमारे व्यंजन हैं, और जो स्वर है वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, उन्हें किसी और वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है और ध्यान में रखना, क्योंकि छोटी छोटी बातें हम भूल और फिर एग्ज़ाम में कंफ्यूज होकर कोई गलत ही आंसर को टिक करके आ जाते हैं, जबकि हमारे को पता भी होता है फिर भी हम कई बार गलत कर देते हैं। तो इसलिए छोटी से छोटी चीज़ जो भी कराई जाती है ना आपको, तो उसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है याद में, तो आपको बता दी जाती है, तो उनके साथ ही थोड़ा नोट्स बना लिया, जिससे आपको भी बहुत ईजिली हो जाएगा और आपका जो टैट है वो ईजिली क्वालिफाई हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो यहाँ पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा था कि रूढ़ शब्द कौन सा है, यौगिक शब्द कौन सा है, योगरूढ़ शब्द कौन सा है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको यहीं पे बता लेता हूँ, ताकि कि आपको इजीली पता चल जाए। बाकी इसकी अलग से वीडियो आएगी मंडे को, आपके पास मेगा प्रैक्टिस सेट है, उसके बाद आपको इसकी वीडियोस आते रहेगी क्वेश्चनों के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत, जो कि आपको हेल्प करेगी आपके टैट को क्लियर करने में। तो यहाँ पूछा गया है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द हमारे वो शब्द होते हैं जिनका हम सार्थक खंड कर सकते हैं। मतलब इन शब्द का क्या है, हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। नॉर्मली आप बोल सकते हो संधि विच्छेद। तो जब हम संधि विच्छेद की बात करें तो जो यहाँ पे विद्यालय है इसका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, जैसे कि विद्या जमा आल्य। तो जब इनका हम संधि विच्छेद करें तो जो इनके मीनिंग है वो अलग अलग हो जाएगा। विद्या का अलग मीनिंग हो जाएगा, आल्य का मतलब अलग। तो ऐसे शब्द जिसका हम सार्थक खंड कर सकते हैं और सार्थक खंड होने पे उनके जो मीनिंग है वो अलग अलग हो जाएंगे, तो हमारे यौगिक शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द की बात करें तो वो हमारे वो शब्द होते हैं जो पर्टिकुलर चीज़ों के लिए बोले जाते हैं, जैसे कि आना जाना खाना, इसके लिए हम रूढ़ शब्द के प्रयोग करते हैं। और बात करें तो योगरूढ़ शब्द, जिसका हम सार्थक खंड तो कर सकते हैं पर वो किसी तीसरे, जब उनका सार्थक खंड करें तो किसी तीसरे ही व्यक्ति को मतलब दर्शाए। जैसे कि आपके पास ऐसे बहुब्रीहि समास होते हैं ना, वो उसके अंदर आता है योगरूढ़ शब्द के अंदर आपके पास। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपसे पूछा गया है कि भूतकाल में कितने भेद होते हैं। तो काल के क्वेश्चन आते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन में ना हमेशा भेदों के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इनको आपने अच्छे से पढ़ देना। बाकी मैं आपको मेगा प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे से करा दूंगा, तो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आप मंडे को होगा, वो भी आपका 4 बजे के बाद, शाम के 4 बजे के बाद कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए ज्वाइन कर लेना आपने उसको। तो भूतकाल के हमारे पास 6 भेद होते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है रस से। तो रस और अलंकार, इससे भी आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका जो हमारा भाव है वो है रति। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव क्या है, वो रति है। तो इसको आपने याद रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपके पास बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें, के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो कारक से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारा क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे, तो टेंशन मत करना। तो जो के लिए है वो हमारा संप्रदान के लिए यूज़ होता है, तो संप्रदान में के लिए होता है, तो कारक का ये वाला चिन्ह सही है। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे सही है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? विशेषण हो गया, संज्ञा होगी, सर्वनाम हो गए, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास, तो इनको भी आपने एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। तो आलस्य शब्द का जो विशेषण होता है वो हमारा आलसी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है, आलसी। नेक्स्ट बात करें तो ये क्वेश्चन हमारा शब्द से आया हुआ है, लालटेन शब्द है। तो जो लालटेन शब्द है आखिर वो किस प्रकार का शब्द है, ऐसा आपसे पूछा जाता है। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन के बारे में बात की थी, शायद से वो हमारा आया था यौगिक शब्द से। तो यौगिक, यौगरूढ़ और रूढ़ शब्द है, ये आपके पास थे। और ये है आपके पास यहाँ पे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो जब हम बात करें तत्सम शब्द की, आखिर जो तत्सम शब्द है ये कैसे शब्द होते हैं? तो ये हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं। मतलब कि वो शब्द जो कि हम हिंदी भाषा में वैसे के वैसे लिखते हैं। तत्सम शब्द वो होता है जो ज्यों के त्यों वैसे ही हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम जैसे लिखते हैं विद्या, तो जो विद्या है वो हमारा तत्सम शब्द है। तो हिंदी में भी हम विद्या लिखते हैं। तो कई बार जो ऐसे शब्द होते हैं जो तत्सम से
तत्सम में आपसे पूछा जाए कि तत्सम शब्द कौन से होंगे जो कि आपके संस्कृत के शब्द होंगे। अगर आपको कहीं भी हलंत लगी होगी किसी भी वाक्य में या फिर विसर्ग लगी होगी तो समझ लेना आप वो तत्सम है। तद्भव वो वाले शब्द होते हैं जो संस्कृत से आप हिंदी में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। जैसे कि आप बोलोगे दंत, तो दंत को हम हिंदी में क्या लिखते हैं, दांत। तो ये हमारा तद्भव है, जो दांत है वो हमारा तद्भव शब्द है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर देशज की बात करें जो आपकी देसी लैंग्वेज में बोले जाते हैं, जैसे कि खिड़की होगी, गाड़ी हो गई, बैंगन, आलू, ये शब्द जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। और विदेशज शब्द वो थे जो अन्य भाषा के बोले गए, आपके इंग्लिश के हो गए, लैटिन भाषा के हो गए, रशियन हो गई, फ्रेंच हो गई। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके आते हैं विदेशज शब्द में। तो ये जो लालटेन है ये भी हमारा विदेशज शब्द है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है। तो परिसीमन, जो चुनाव क्षेत्र होते हैं उनका समय समय पर क्या है, परिसीमन किया जाता है। जब भी आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है, तो बस आपने याद रखना कि क्या किया जाता है, उनका परिसीमन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जहाँ पे थोड़ा मतलब कि आप ना तो रूल लगा सकते हो ना कुछ कर सकते हो, तो ये जो क्वेश्चन है वो पढ़ के जाना ही पड़ेगा। तो इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल लिख के ले जाया करो ताकि कि आपको पता लगे, क्योंकि अगर आप अभी लिखोगे तो एग्जाम टाइम आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो आप अगर पढ़ोगे एक बार कि चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है तो परिसीमन, अगर आपको बाय द वे क्वेश्चन आ गया है तो आप सीधे टिक कर लोगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समास से आया हुआ। समास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समास और संधि, इनको भी आपने एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ पे आया हुआ है, रात दिन शब्द में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। तो जो हमारे रात दिन, आज कल, सुबह शाम, माता पिता, ऐसे शब्द हो जहाँ पे या तो और लगे या बीच में डैश लग जाए तो वो हमारे द्वंद्व समास होते हैं। इस चीज़ को आपने याद रखना। जब भी आपके पास ऐसे समास आएंगे जैसे कि रात दिन, छोटा बड़ा, सुबह शाम, माता पिता, ऊपर नीचे, तो ये वाले शब्द जो होते हैं हमारे, ये हमारे द्वंद्व समास के अंदर आते हैं। तो यहीं पे हम बात कर लेते थोड़ी बहुत समास के बारे में भी। जो द्विगु समास होते हैं वहाँ पे आपका काउंटिंग बोले तो त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, ऐसे तरीके के शब्द जहाँ पे आपके पास पंचामृत हो गया, इस तरीके के शब्द आए तो हमारे द्विगु है। जब आपके पास काउंटिंग आ रही है सबसे पहले त्रिभुज है, जैसे तीन भुजा वाला, तो त्रि की आवाज़ आ रही है, मतलब इस तरीके के जो शब्द होंगे वो आपके द्विगु के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो कर्मधारय समास वो होता है जिसमें कि कर्म धारण किया होगा। जैसे कि नील गाय, तो नील गाय का मतलब क्या, नीली है गाय, जिसमें रंग के बारे में बता रहे हैं। नीला, नील कमल, नीला है कमल। तो जैसे कि महान पुरुष, हम महान पुरुष के कर्म के बारे में बता रहे, किसी के रंग के बारे में बता रहे, तो वो हमारा कर्मधारय समास के अंदर आता है। अव्यय भाव के बात करें तो इसमें जो हमारा पहला अव्यय होता है वो प्रधान होता है, तो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं यथाशक्ति, प्रतिदिन, इस तरीके के अगर समास पूछे जाए तो वो हमारे अव्यय भाव समास के अंदर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। जो द्वंद्व समास होता है वो इसी तरीके के होते हैं, इसके रात दिन या तो बीच में स्लैश लगा होगा या आपके पास और लगा होगा, ऐसे समास आ गए तो समझ लेना वो आपके द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनमें से कौन सा भक्ति काल का कवि नहीं है। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना। जो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। तो जो अमीर खुसरो है वो भक्ति काल के कवि नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्या था इस बार पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सा भक्ति काल का कवि नहीं है, तो अमीर खुसरो। बाकी जो ये आपके पास तीन ऑप्शन दे रखे तो इनका जो कवि है वो मतलब भक्ति काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी नोट डाउन कर लेना क्योंकि इसमें भी कोई ऐसा रूल वगैरह नहीं है, इसको भी याद रख लेना आप। समूहवाची शब्द कुंज किसके साथ प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा लताओं के साथ प्रयोग किया जाता है। जो कुंज है उसका जो प्रयोग किया जाता है वो हमारा लताओं के साथ किया जाता है, इसको आपने ध्यान रख लेना या तो नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट बात करें तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर हमारे पास 3 प्रकार के शब्द होते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर जो आपके पास ए है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो फिर से समास से पूछा गया है, गिरिधर समास पद में कौन सा समास है। तो जो गिरिधर है वो देखो आपका भगवानों के लिए यूज़ किया जाता है गिरिधर, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। जो भी समास आपका भगवानों के लिए यूज़ किया जाए, जैसे कि नीलकंठ हो गया आपका, और क्या होता है आपके पास, जैसे कि रावण के लिए क्या बोलते हैं, दशानंद हो गया,
और जैसे गणेश भगवान के लिए लंबोदर, तो ऐसे वाले शब्द जिसमें कि हमारे पास भगवानों के लिए यूज़ किया जाए, तो ऐसे शब्द हमारे बहुव्रीहि समास में आते हैं। तो द्वंद्व क्या आपको पता है? द्वंद्व में आपके पास या तो बीच में डैश लगा होगा या और लगा होगा, इसके रात दिन, सुबह शाम, ऊपर नीचे, ऐसे शब्द काय में आ गए द्वंद्व में। द्विगु की बात करें तो काउंटिंग वाले शब्द जिसमें कि पंचामृत, त्रिभुज, इस तरह के शब्द हो गए, तो वो हमारे द्विगु के अंदर आ गया। अव्ययभाव समास होगा हमारा, जिसमें कि पहला अव्यय प्रधान होगा, जैसे कि यथाशक्ति, प्रतिदिन, इस तरीके के शब्द हमारे अव्ययभाव समास के अंदर आते हैं। तो जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास। जो हमारे गिरिधर समास होता है, समास है, ये हमारा इसके अंडर आता है। जब भी भगवानों के नाम आएंगे, मतलब भगवानों के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो जैसे नीलकंठ वगैरह वगैरह, तो ये आपके इसके अंदर आते हैं। तो इस चीज़ को आपने याद रखना, क्योंकि समास से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर से शब्द से ही आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया अटालिका शब्द है। जो अटालिका शब्द है वो हमारा तत्सम शब्द है। क्यों ये तत्सम शब्द है, इसका लॉजिक समझो। मैंने जब आपको पहले भी ये मतलब इससे पहले इसी वीडियो में बताया, जो तत्सम शब्द होते हैं हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं। जिस भी शब्द में आपके पास हलंत लग गई या फिर विसर्ग लग गई, वो तो बिल्कुल ही तत्सम शब्द है। तो वहाँ तो आपने ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। याद रखना बस, तत्सम शब्द मतलब संस्कृत के शब्द। तद्भव शब्द की बात आए तो हमारे हिंदी के शब्द हो गए, और जो कि हमारे जैसे कि दंत को मैंने बोलता दांत में परिवर्तन करके हम लिखते हैं हिंदी में, तो मतलब दांत होता, तो जो दांत है वो हमारा तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है तो देशज। देशज आपको बताया जैसे कि अपनी भाषा में बोल जाता है, जैसे कि आलू, बैंगन, लोटा। ज़्यादातर जो लोटा शब्द है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है कि लोटा शब्द कौन सा शब्द है, इसको भी ध्यान रखना है, देशज है। नेक्स्ट विदेशज शब्द की बात करें तो ये विदेशी शब्द है हमारे, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से लिए जाए, जैसे कि मास्टर हो गया या डॉक्टर हो गया आपके पास। इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये आपके विदेशज शब्द के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। बस इन शब्दों को भी आप ध्यान में रखना, इनके जो लॉजिक्स है वो थोड़े बहुत मैंने आपको बता लिया आज की वीडियो में, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तत्सम तद्भव शब्द हो गए, योग रूढ़ शब्द हो गए, रूढ़ शब्द हो गए, यौगिक शब्द, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने वाले लेखन चिन्ह को क्या कहते हैं? तो उसको हम हमेशा लिपि कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना आप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए ना, किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने वाले लेखन को चिन्ह को क्या कहते हैं, तो हमारा लिपि होता है। लिपि में हमें जो हर एक चीज़ की, देखो आपके पास लिपि है, हिंदी जो वर्णमाला है इसकी आपके पास लिपि है, तो अलग अलग लिपि होती है हर एक चीज़ को लिखने के लिए। जो भी हम मौखिक ध्वनि बोले, जो हम मुंह से बोलते हैं, उन चीज़ों को हम जब लिखे गए तो वो एक लिपि के अंदर लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है उच्चारण स्थान, क्योंकि उच्चारण स्थान भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सिलेबस मैंने पहले बता रखा है, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है, ताकि कि आपको अच्छे से इजीली आसानी हो जाएगी पेपर के लिए कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो रॉ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो रॉ का जो उच्चारण स्थान है वो आपका दंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके रस से आया हुआ है। तो ये निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है? तो हमारा श्रृंगार, जो श्रृंगार है उसे रसराज कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड हो गए तो आपका ही फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मुहावरे से आया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, उचित विकल्प चुनिए। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है आपके यहाँ? देने से इनकार करना। तो इसलिए सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। तो आपसे मुहावरे से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद रख लेना। अंगूठा दिखाने का मतलब है देने से इनकार करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है उपसर्ग। तो उपसर्ग और प्रत्यय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप डिफरेंस समझ लो। उपसर्ग होता है आपका सबसे पहले स्टार्टिंग वाले, ठीक है। जो प्रत्यय होता है वो होता है जो आपके एंड में होता है। जो शब्द के स्टार्टिंग में होता है वो उपसर्ग है, जो शब्द के एंड में होते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है आपके पास बेइंसाफ का प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो जब भी आपके पास उपसर्ग पूछा जाए तो सबसे पहले आप एक चीज़ को ध्यान में रखना है, जैसे कि आपके पास यहाँ बेइंसाफ है। तो बेइंसाफ जो ई है और बे है, तो आपको जो सॉरी ए की मात्रा है ये भी आपकी स्वर है, और जो ई है ये भी आपका स्वर है। तो कभी भी दो स्वर आपके पास उपसर्ग के अंदर नहीं आते हैं। तो जो उपसर्ग है वो सिर्फ बे ही है। अगर आपके पास कभी भी ऐसा आ जाए कि दो जो स्वर है वो इकट्ठे हो, मतलब लगे हुए, जैसे यहाँ पे बे, ए की मात्रा होगी और ई की मात्रा, तो ये जो है तुम्हारा जो पहला जो बे है सिर्फ ये ही आपका उपसर्ग के अंदर आएगा। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपके पास सही है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास पूछे गए, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इस क्वेश्चन को भी आपने नोट डाउन कर लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसमें जो हमारे पास स्वर संधि का उदाहरण है वो हमारे पास पवन, जो पवन है वो हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारे पास, ये बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन भी स्वर से और मतलब संधियों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास, जैसे कि स्वर संधि होगी, संधि के कितने भेद है? तो 3 भेद है, स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी और एक आपकी विसर्ग संधि होगी। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो संधि है, जो स्वर संधि है वो किस तरीके से बनती है, और जो व्यंजन संधि है वो किस तरीके से बनती है, जो आपके पास विसर्ग वाली संधि है वो कैसे होती है। तो जिसमें तो विसर्ग होगा वो तो आपके विसर्ग संधि के अंदर ही आते हैं। और जैसे स्वर संधि है तो इसमें आपके पास क्या है, स्वरों के बारे में, जैसे कि अ जमा अ इस तरीके से बनता है, अ जमा आ किस तरीके से होता है, इस तरीके के आपके पास स्वर संधि के अंदर आते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे आप पूछे जाते हैं संधियों से रिगार्डिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट आप टेंशन मत करना, जो आपका अभी मंडे को मेगा प्रैक्टिस सेट है उसमें आपको सारे रूल बताए जाएंगे। तो वो वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, तो उस सेट को कोई भी मिस मत करना। नेक्स्ट आपके पास पूछा गया है, जो क्ष ध्वनि है किसके अंतर्गत आती है? तो ये हमारे संयुक्त वर्णों के अंदर आती है। यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है। फिर अघोष और सघोष हो गई, ये तो अलग चीज़ होगी। तो जो बस आपने याद रखना कि ये आपके पास सिर्फ संयुक्त व्यंजन के अंदर 3 चीज़ें, मतलब 4 चीज़ें आती है। क्ष हो गया, त्र हो गया, ऐसे वाले शब्द जो है वो आपके पास संयुक्त वर्ण के अंदर आते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी आपका 15 अक्टूबर को टेट हुआ है उसके बारे में, हिंदी सेक्शन को, क्योंकि वो हमने डिस्कस नहीं किया था। तो बाकी जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हिंदी के वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, डिस्कस भी कर लिए हैं। इन क्वेश्चन पेपर को आप देख लेना ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।